25 बड़ी खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने एक बार फिर से यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। टेंशन में जाहिर सी बात है सपा और कांग्रेस आ गई है। ओवैसी से क्या गठबंधन करेंगे, कल यह सवाल फिर अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश ने सीधे तौर पर इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रही है। तो सवाल तो उठता है कि सवाल पूछा गया एमआईएम से गठबंधन पर, लेकिन जवाब आया डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स का क्यों। आज एक और बड़ी खबर आई कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े मुस्लिम चेहरों को जोड़ने की कवायद हो रही है। उधर संसद परिसर से एक तस्वीर भी सामने आई है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। उस तस्वीर को भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस बातचीत को सुनकर आपको अंदाजा लगेगा कि ओवैसी की सियासी ताकत किस तरीके से बढ़ रही है और कैसे सबके समीकरण बिगड़ रहे हैं। तो सवाल तो है कि आखिर मोदी योगी बनाम विरोधी में ये जो नया ट्विस्ट ओवैसी के नाम से आया है इसकी काट क्या निकल पाएगी, करेंगे चर्चा। लेकिन पहले रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अगर हम अकेले चुनाव में गए, जानिए कि एमआईएम पार्टी और स्ट्रांग होगी इंशाल्लाह। जो आरोप लगाते तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर, तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाल्लाह आप लोग। एमआईएम बहुत तेजी से बढ़ रही है प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए को और पीडीए के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। हैदराबादी भाईजान ओवैसी का चुनावी ऐलान, क्या इसी से अखिलेश राहुल की जोड़ी परेशान? ये सवाल इसलिए क्योंकि सियासी हलचल की यूपी वाली आहट से हड़कंप है। कांग्रेस को भी ओवैसी से टेंशन है, तो वहीं अखिलेश के सामने भी सवाल यह है कि यूपी में ओवैसी का स्ट्रेंथ उनके लिए कितनी मुश्किलें पैदा करेगा। सवाल ये भी कि जिस खास वोट बैंक के भरोसे अखिलेश और राहुल अपनी पार्टी की नैया पार करने का दावा करते हैं, अगर उसमें सेंधमारी हो गई तो फिर यूपी के दो लड़कों का क्या होगा। वैसे भी ओवैसी की पार्टी के यूपी अध्यक्ष ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो यूपी चुनाव में 200 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अगर हम अकेले चुनाव में गए, ऐसे तो हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने जिसमें दलित और मुसलमान ये एक नेचुरल अलायंस होगा। तो हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकते हैं। अगर इन केस हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ, किसी ने हमको नहीं लिया अपने गठबंधन में, तो हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी पहले भी इस बात के संकेत दे चुके हैं कि बिहार महाराष्ट्र के बाद उनका अगला टारगेट बंगाल और यूपी है। बंगाल में हुमायूं कबीर का साथ मिल रहा तो यूपी में दलित प्लस मुसलमान के अलायंस का थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश के सामने ओवैसी किसी अनसुलझे सवाल की तरह आ गए। एमआईएम बहुत तेजी से बढ़ रही है प्रदेश में, क्या संभावित गठबंधन है क्या? जो हमारा पीडीए का गठबंधन है, और मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए को और पीडीए के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या रास्ता निकालें। वो हमेशा डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज बता के गए हमें, अंग्रेज जिन्हें डिवाइडर रूल का फार्मूला का सबसे मुखिया माना जाता था, उसी डिवाइडर रूल पर ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अखिलेश हर बार ओवैसी के सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते दिखे। इस बार भी ऐसा ही किया। सवाल एमआईएम का था, जवाब पीडीए, बीजेपी और डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स पर आकर अटक गया। तो क्या अखिलेश बिना कुछ बोले ओवैसी के खिलाफ कोई ठोस रणनीति बनाने पर काम कर रहे हैं? क्या इसीलिए मुस्लिम लीडरशिप को जोड़ने की कवायद चल रही? ऐसा इसलिए क्योंकि कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे और फिर 8 सालों तक कांग्रेस में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी अखिलेश की पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। 28 मार्च से अखिलेश पीडीए यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोशिश कई और बड़े मुस्लिम चेहरों को सपा से जोड़ने की है। हालांकि ओवैसी को लेकर सिर्फ अखिलेश को ही तनाव नहीं बल्कि कांग्रेस के खेमे में भी तनाव है। संसद परिसर का एक वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, उसे सुनिए। उसको आने मत दो, वो एक बार आएगा
वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं है, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। कौन? हैदराबाद। हैदराबाद के 3 मालूम है? बोला भाई नहीं। एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। इस वायरल वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे हैदराबाद की बात कर रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद से आते हैं। बिहार और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इनका प्रदर्शन देखा है। अब यूपी बंगाल को लेकर भी ओवैसी ने कमर कस ली है। कांग्रेस को पता है यूपी में 24 में सपा की नाव पर सवार होकर उन्होंने सीटें जीत ली, लेकिन इनको डर सता रहा। अगर ओवैसी आ गए तो फिर इनका वोट बैंक वाला खेल बिगड़ सकता है। वैसे महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव नतीजों के बाद ओवैसी ने एक ट्रेलर भी दिखा दिया था। जो आरोप लगाते तो हैदराबाद में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो अब मैं उसका तो इलाज मेरे पास नहीं। आप आरोप लगाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आप एक बात उनको समझना चाहिए कि अगर आप इस तरह से अनाप शनाप बक रहे हैं तो आप ना सिर्फ जो जनता निकलकर वोट डालकर हमको कामयाब करी, आप उनको तकलीफ दे रहे हैं। और उनको अगर आप तकलीफ देंगे तो मजीद और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह आप लोग। अब सवाल ये कि अगर यूपी में दलित प्लस मुसलमान वाला ओवैसी का नया फॉर्मूला कामयाब हो गया तो नुकसान किसका होगा? पीडीए और वोट बैंक के तुष्टीकरण करने वाली जोड़ी का क्या होगा? क्या अखिलेश इसीलिए इस टेंशन पर साइलेंट स्ट्रेटजी बनाने में जुटे हैं? और क्या यही वजह है कि बड़े मुस्लिम चेहरों को पार्टी में जोड़ने की कवायद चल रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अब मेरी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आदिल जुड़ेंगे, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता गाड़ी में चल भी रहे हैं। फराज साहब, पहला सवाल आपसे ही कर लेता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि अगर ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं तो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कैसे होगी? राकेश जी, आपसे रिक्वेस्ट ये है, मुझे 2 मिनट का समय और दे दीजिए, तब तक किसी और साथी के पास चले जाइए। 2 मिनट का समय दे दीजिए बस। चलिए 2 मिनट आपको समय दे देता हूं। अश्विनी मिश्रा, सवाल आपसे। इतना खौफ है? मैं तो सुन रहा था ये तस्वीर जो वायरल है सोशल मीडिया पर, वो आएगा, खत्म होगा, लेकिन हमें खत्म कर जाएगा। मालूम कौन? हैदराबाद में 3 मशहूर चीजें, शेरवानी, बिरयानी, परेशानी। गजब खौफ है ओवैसी का। जी पांडे जी, ये सब जानते हैं, जग जाहिर है कि ओवैसी जो है या एआईएमआईएम है, ये भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है। उनकी राजनीतिक रोटियां और इनकी राजनीतिक रोटियां गुड कॉप बैड कॉप बन के चलती हैं। एक हिंदू के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं, एक मुसलमान के नाम पर हिंदुओं को डराते हैं। ये वही राजनीति है जो हमने आजादी से पहले भी देखी थी, जिसने देश को खत्म कर दिया। और ये बड़ी खतरनाक राजनीति है, क्योंकि इससे देश में एक ऐसा माहौल पैदा होता है कि देश विभाजन की तरफ जाता है। चाहे वो विभाजन रीजन ग्राउंड पे हो, चाहे वो विभाजन किसी भी तरह का हो, लेकिन देश में एक अराजकता का माहौल हो जाता है, दंगे होते हैं, और सबका मूल कारण ये राजनीति है। तो ये राजनीति सिर्फ हमको ही नहीं, देश को खत्म कर देगी। अरे कौन सी राजनीति है? ओवैसी चुनाव लड़ना छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबका अधिकार है, हर कोई चुनाव लड़ सकता है। ये जनता के लिए तय करना है, जनता के लिए मैसेज है कि जनता तय। अरे भाई, आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि इतना खौफ, इतना डर, आपका वोट बैंक छिटक रहा है, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं, आप उस पर बोलने की बजाय पूरी दुनिया घूम लेंगे? अश्विनी मिश्रा, नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस पर कह रहे हैं, वो तस्वीर भी कहीं डाल दीजिए स्क्रीन पर। ये तो उन्होंने क्लियरली नहीं कहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ एआईएमआईएम की राजनीति है, वो जरूर देश को खत्म करने की राजनीति है। कैसे खत्म करने की राजनीति? पार्टी की तरह वही राजनीति कर रहे हैं जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सनातन को डराती है कि सनातन खतरे में, जो सनातन 5000 साल से, इसका मतलब ही है इटर्नल, आदि अनंत, जो देश नहीं, ये वाली तस्वीर नहीं, तस्वीर डालिए वो संसद परिसर वाली जो वायरल है, वो तस्वीर डालिए। अश्विनी मिश्रा उस तस्वीर पर बोलिए जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बात किससे कर रहे हैं? इमरान मसूद से। इमरान मसूद यूपी में बड़ा चेहरा, कुछ दिन तो पहले यूपी प्रेसिडेंट के लिए भी उनका नाम चल रहा था बड़ी जोर शोर से, बड़ी रस्साकशी चल रही थी। मुझे इस तस्वीर पर बोलकर दिखाइए, पूरी स्ट्रेटजी तय हो रही है, रोकना है रीजनल पार्टी, हम नेशनल पार्टी, खत्म हो जाएंगे हैदराबाद, इस पर बोलिए।
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या खत्म होगी ये तो जनता तय करेगी। राजनीतिक जो बात है, और उन्होंने कहीं पर भी स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया है। हालांकि जब आप एआईएमआईएम का रेफरेंस दे रहे हैं तो मैं एआईएमआईएम की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। हैदराबाद से किसका रेफरेंस लो? वो खतरनाक है, हैदराबाद से किसका रेफरेंस लो? राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरनाक है। हैदराबाद से किसका रेफरेंस लो? हैदराबाद में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, देश में बहुत कौन आ रहा है पॉलिटिकल हैदराबाद पार्टियां से हैं। यूपी में लड़ने? अरे बहुत सारी पॉलिटिकल कौन आ पार्टियां रहा हैं। है लड़ने? अरे बहुत सारी पॉलिटिकल तो नाम लीजिए ना, कौन आ रहा है हैदराबाद से यूपी में लड़ने? देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अरे सबको अपना हैदराबाद से अधिकार है, कौन कोई भी आ रहा है कहीं यूपी लड़ में सकता है। लड़ने? नाम लो मुझे, मैं कांग्रेस का ख्याल रखूंगा, मैं कांग्रेस के अरे तो हैदराबाद से कौन आ रहा है यूपी में लड़ने? अपोनेंट का तो ध्यान रखेंगे कि सामने कौन है मैदान में। आपने एआईएमआईएम का नाम लिया। अरे तो हैदराबाद से किसका नाम लूं? आप बताइए किसका नाम ले लूं? आप बताइए, उसका नाम लेता हूं, बोलिए। मेरे हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी डिवाइड, हैदराबाद से किसका नाम लूं? पॉलिटिक्स करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स करती है, वो अश्विनी भाई, हैदराबाद से किसका नाम लूं मैं? पांडे जी, देश में विभाजन की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश में रिलीजन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे मैं पूछ रहा हूं हैदराबाद से किसका नाम लूं? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सवाल नहीं है। अरे मैं बोल तो रहा हूं, अकेले हैदराबाद में 26 पार्टियां अरे हैं। कौन आ गया यूपी में लड़ने हैदराबाद से? 26 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। कौन आ गया? 26 पार्टियां कौन आ गया 26 में से यूपी में लड़ने? कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ सकती है। आम आदमी पार्टी 50 जगह चुनाव लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। ठीक ठीक ठीक। आदिल जुड़ चुके हैं। आदिल हसन, शिवम आप थोड़ा सा और हंसिए, फिर मैं आता हूं। आदिल हसन भाई, एक तस्वीर है, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे की, और जो वो कह रहे हैं वो आएगा, खत्म होगा, लेकिन हमें खत्म कर जाएगा। मालूम कौन? हैदराबाद में 3 मशहूर चीजें, शेरवानी, बिरयानी, परेशानी। ये कह रहे हैं हैदराबाद में, किसी और का नाम ले लीजिए, किसका नाम ले हैदराबाद से? सर राकेश भाई, ये पूरी दुनिया जानती है कि जहां शेरवानी जाती है वहां परेशानी हो जाती है। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में चाय पे चर्चा शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद हारे। 2019 में भी मोदी जी आए थे, वो हारे हैदराबाद। 2024 में भी एक मैडम को उन्होंने उतारा था, वो भी चुनाव हारी। और 1984 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद की आवाम का शुक्रिया, लोगों की दुआओं का नतीजा है कि 1984 से आज तक किसी ने हमें हरा नहीं पाया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम आवाम के दिलों में रहते हैं, हम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं, और आवाम का दारुस्सलाम का चौखट सबके लिए खुला है। चाहे माथे पे तिलक हो, टोपी हो, क्रॉस हो, पगड़ी हो, सबका इस्तकबाल है। अच्छी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको बोल दीजिए, गुलबर्गा से आते थे, गुलबर्गा का नाम कुलबर्गी, उन्हीं की पार्टी ने बल गया। गुलबर्गा पहले खूबसूरत, मतलब गुलाबों का शहर, उन्होंने नाम बदल दिया कांग्रेस पार्टी ने। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बोलिए लोकसभा लड़ ले, पता चल जाएगा अगर एमआईएम वहां खड़ा कर देगी तो फिर वहां से भी हार जाएंगे। हम तो मोदी जी को भी बोले थे आके लड़ लीजिए हैदराबाद से, राहुल जी को भी बोले थे। और बेचैनी अच्छी है, ये डर अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि ये डर उनके दिल में है, उनको एमआईएम की अहमियत अच्छी लगी, पता चला। हमने बीएमसी में महाराष्ट्र में भी कामयाबी हुई, मुख्तलिफ जगह। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का जो रूरल हैदराबाद था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम का नहीं, इस पर आता हूं जरा शिवम की एक बात करूं। शिवम, आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी कांग्रेस में ये डर देखकर, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि खत्म कर देगा, तो आपको तो बहुत खुश हो रही होगी, अपने मतलब के पीछे। ये तो वो वीडियो आप अक्सर देखते होगे, हम करें तो करें क्या, हम बोले तो बोलें क्या। बड़ी स्थिति खराब है भैया, एक दूसरा एक दूसरे से डर रहा है, एक दूसरा एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरा एक दूसरे से डर के मारे साथ भी मांग रहा है कि मोदी जी ना आ जाएं, भाजपा ना रिपीट हो जाए। आपको याद होगा ओवैसी जी ने कम से कम ना होने में 10 बार रिक्वेस्ट लगाई आरजेडी से और कांग्रेस से कि हमें बिहार में गठबंधन में ले लो, अलायंस में ले लो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू करते रहे। जब आखिर में अंततः मना हो गया, कहते आई हेट यू, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। जीतकर सीटें ले आए 5, तो हंगामा देखिए। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति ये हो गई है कि खड़गे जी ट्यूटोरियल दे रहे हैं इमरान मसूद को कि भैया इनको मत अंदर आने देना, वरना हार जाओगे, नुकसान हो जाएगा, खुद तो खत्म होंगे ही, हमें भी खत्म कर देंगे। भैया तय कर लो, सारे मिलजुल कर लड़ सकते हो, नहीं लड़ सकते हो, वो तो इनका आपसी कुनबे का मामला है। ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, एक ही सिक्के के 2-3-4 पहलू हैं। कभी लड़ते हैं, डरते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, कभी लगता है कि नहीं भाई
अपना मुस्लिम वोट बैंक खर्च हो जाए, प्रॉब्लम है। सबकी दौड़, वो हमारे यहाँ कहावत है, इसको किसी जाति धर्म से ना जोड़ा जाए कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। सबकी दौड़ सिर्फ एक ही बात पर जाकर अंत में टिकी है कि मुसलमानों का वोट किसको और मुसलमानों की रहनुमाई किसको। ठीक, अखिलेश यादव, उनसे कहिए मुसलमानों की वोट मिलेंगे, टोपी लगा लो, सिंगल लगा लेंगे, कहो डबल लगाने, डबल लगा लेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस वालों को, उनको वो उससे बड़ा मुसलमान, वो उससे बड़ा मुसलमान। फिर ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी जहां भी पहुंच जाते हैं उनका खेल बिगड़ जाता है, अजीब सिचुएशन हो जाती है। भैया इनके घर का मामला है, ये घर में ही जाने। लेकिन इतना तय है, उत्तर प्रदेश की जनता पहले जानती है, समझती है, और सब कुछ उसके बाद 2017 में निर्णय लिया, 22 में लिया, 27 में भी निर्णय वही होने वाला है। खत्म। राकेश भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी के दरवाजे पे नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी के दरवाजे पे नहीं गए थे। क्या बात वो बिहार यूनिट अख्तरुल ईमान साहब और हम लोग का फैसला था कि बैरिस्टर साहब ने हमारे फैसले को आशीर्वाद दिया। हम चाहते थे बीजेपी को हराना, और अभी भी हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। बीजेपी खुश नहीं हो, बीजेपी खुश नहीं हो, आपको हराएंगे और आपके खिलाफ वोट भी देंगे। जैसे न्यूक्लियर डील में आपके खिलाफ दिया था, रेवंत रेड्डी साहब का साथ दे रहा हूं। नहीं आदिल भाई, बार बार मंच से गठबंधन की बात करना, और आपके अख्तरुल ईमान तो ढोल बाजे नगाड़े के साथ आरजेडी के दहलीज तक पहुंच गए थे। इसको नहीं घर जाकर कहना कहते हैं तो और क्या कहते हैं? इसलिए सर, तो ये मत कहिए ना, मैं तो बोलने वाला था। शिवम त्यागी थोड़ी देर पहले भी गया था, शिवम त्यागी थोड़ी देर पहले प्यार वार की बात कर रहे थे। कल वैलेंटाइन डे भी है, बोलने दीजिए ना। अरे सर बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम तो चाहते हैं कि भाजपा हारे। हम तो खुला भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं। और कल दारुसलाम में वही 5 एमएलए जो जीते हैं, और महाराष्ट्र में जो जीत हुई है और तेलंगाना में जो जीत हुई है, उसका इस्तकबालिया प्रोग्राम है। उम्मीद है कि आपका चैनल उसको लाइव करेगा। जहां पर हमने मुमरा में हरा किया, सीमांचल में हरा किया, महाराष्ट्र में हरा किया, तेलंगाना में हरा किया, इंशाल्लाह बंगाल में भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। इस देश को हरा रंग कर देंगे। और खूबसूरत है, जो आंखों के लिए जो हरित क्रांति का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है, और तिरंगा में भी हरा है इंशाल्लाह। शिवम त्यागी, आप प्यार वार की बात कर रहे थे, कल वैलेंटाइन डे है, यहां तो अभी प्रपोजल का ही खेल चल रहा है, कौन किसका प्रपोजल मानेगा नहीं मानेगा। भैया ये असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के यहां, अखिलेश यादव के यहां, राहुल गांधी के यहां, एमके स्टालिन के यहां, इसके अलावा हेमंत सोरेन के यहां, इसके अलावा और 2-4 पार्टियां जिनका मैं नाम मिस कर रहा हूं, उनके घर पे गार्ड रूम में दरवाजे पर एक बुके रखवा रखा है और एक शॉल। दिन रात कोशिश करते रहते हैं, मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले, मौका मिले। मौका मिल जाता है तो तुरंत आप कितने अच्छे हैं, हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, हमें सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, भाजपा को हराना है। और अगर कोई मना कर दे तो फिर उसका तुरंत उल्टा हो जाता है, आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं, आप गंदे हैं, आपको जीतना नहीं आता, मैं आपको हराऊंगा। भैया ये लुका छुपी वाला खेल ये प्रदेश और देश दोनों जान गए, अच्छे तरीके से जानते हैं। आप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और लड़ाई सिर्फ मुसलमान वोट के, महबूब दोनों का ही एक है। आदिल भाई, आऊंगा जरा फराज किदवई को ले आता हूं डिबेट। दूसरी से कोई लेना। फराज किदवई, सवाल ये था कि एमआईएम से गठबंधन करेंगे। 10 सेकंड 10 सेकंड अब बोलिए 10 सेकंड जल्दी बोलिए, 10 सेकंड जल्दी बोलिए, जल्दी राकेश भाई 10 सेकंड जल्दी राकेश भाई 10 सेकंड। हम तो हाँ बस 10। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाते हैं, मलाई नहीं खाते हैं, कोनाट संगमा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर उसी के साथ सरकार बनाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे तो आदिल भाई, फिर ये पलट कर इधर से भी तो आएगा। क्या बार-बार गठबंधन की बात कहते हैं, उधर से इनकार होता रहता है। आप कहते हैं इकरार करो, वो कहते हैं इनकार करो। देने के तैयार हैं हम। वो इकरार कर नहीं रहे हैं, आप इनकार को मान नहीं रहे हैं। मोदी ये अजब तरीके का आप लोगों की आपसी प्यार है, पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन फराज किदवई, क्या सवाल ये था, आऊंगा सवाल ये था कि एमआईएम से गठबंधन करेंगे क्या? अब इस सवाल का जवाब डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो राकेश भाई, शिवम भाई ने अभी एक बात बोली कि आदरणीय अखिलेश यादव जी टोपी लगा लेंगे मुसलमानों वाली, मुसलमान वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों की पॉलिटिक्स के लिए। सही बोल रहे हैं ये। इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े सूरमाओं ने, जो मुसलमानों की जो टोपी होती है और जो शेरवानी आज की तारीख में शायद मुसलमान ज्यादा पहन रहा है, उसको बड़े बड़े सूरमाओं ने पहनी है। मैं इस टाइम दूर का चश्मा लगाए हुए हूँ, थोड़ी सी मदद करिएगा। ये फोटो किसकी है जरा बता दीजिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आपको दिख रही है क्या ये टोपी लगाए हुए, शेरवानी पहने हुए? ये वो वाली टोपी है जिसको ज्यादातर मुसलमान नमाज पढ़ता है, जिसको पहन करके।
क्या कुछ बता सकते हैं? शक्ल दिख रही है क्या? हम नहीं देख मुझे पा भी रहे। बहुत दूर से स्क्रीन है तो मुझे भी नहीं दिख रही है। अरे अरे आपने खोल कर रखा है तो दिख ही रहा होगा, बता दीजिए। हाँ अब देखिए, दिखा दिखा किसको रहे पहले ये बताइए। ये फोटो दिख रही नहीं दिख रही है? अरे किसको दिखा रहे हैं पहले ये तो बताइए। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी शेरवानी, मुसलमानों वाली टोपी, और बगल में रामविलास पासवान जी, ऐसा लग रहा है कि बस क्या, और हाथ में कुरान। अच्छी बात है, हाथ में कुरान लिए हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है ना कि अक्सर कहा जाता है राकेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी जो अब है वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही। आप एक बात बताइए, अगर आपको मुस्लिम स्कल कैप से इतनी प्रॉब्लम है, आपको शेरवानी से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप कहिए डंके की चोट पर कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया उससे हम नफरत करते हैं, और एक नई भारतीय जनता पार्टी का उदय 2014 के बाद हुआ है। हम आपको सर आंखों पर रखेंगे। दूसरी बात अभी आपने गठबंधन की बात कही, तो देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि पैन इंडिया मुस्लिम यूनिटी फॉर मुस्लिम्स, इसका मतलब यह हुआ हम किसी की भी सियासत से, किसी की भी पार्टी से हमको कोई वो नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े प्यारे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत देशभक्त आदमी है। आपका राष्ट्रवाद, आपके शो का नाम है, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, मैं ये भी मानता हूं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विदेश भेजना था सांसदों में को अपना पक्ष रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आवाज बढ़ाई तो उसका एक हिस्सा थे। तो ये तो मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, और मैं भी मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक राष्ट्रभक्त आदमी है, जो आदरणीय मोदी फराज भाई, यहाँ किसी की होने दिए। देशभक्ति पर बहस नहीं चल रही है। कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है, मैं इतनी देर से सुन रहा था। मुझे लगा कि कुछ आप डिसाइसिव लाइन लेकर एक आएंगे, एक कुछ कंक्रीट लाइन लेकर आएंगे सवाल पर। आप 2-2.5 मिनट भूमिका बनाने में लगा दिए सर। ओवैसी पर सीधे बोलने में इतना आपको डर लग रहा है? आपकी पार्टी के भी एक सांसद उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, राजीव राय, वो भी गए थे देश की बात रखने, और उन्होंने भी बखूबी देश की बात रखी। मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि आगे मैं जो बोलने जा रहा था उसको आपने मेन जो है ना वो क्लाइमेक्स खत्म ही कर दिया। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बातें मानते हैं, ये मैं मानता हूं। उनके कहने पर वो विदेश गए, बातें रखी, बिहार चुनाव लड़ने गए। हम तो कहते हैं कि इनको पौंडीचेरी में भी लड़ना चाहिए, सिक्किम में भी लड़ना चाहिए, मतलब कोई स्टेट इनको छोड़ना नहीं चाहिए। आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा मैं। और दूसरी बात रही शेरवानी की, देखिए शेरवानी जो मैं भी बहुत पहनता हूं, प्लीज। अरे सबको शेरवानी मैं भी बहुत पहनता हूं, और हमारी शान है शेरवानी। लेकिन एक शेरवानी में साहब थे जिन्होंने इस देश का बंटवारा करा दिया हिंदू महासभा के साथ मिलकर। गजब जलेबी बनाई आज आपने, गजब जलेबी बनाई। लखनऊ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, आपके लिए 1 किलो अलग से जलेबी लेकर आऊंगा। अरे स्वागत है, आइए मैं खिलाऊंगा, बढ़िया जलेबी आपके लिए अलग से लेकर आऊंगा। शिवम 10 सेकंड लेना चाह रहे हैं, फिर आदिल आपके पास आ रहा हूं। शिवम जल्दी बोलिए। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अटल जी से इनको मिला भी तो क्या, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, और ये शेरवानी पर ही अटक गए। अरे भैया वो देश के इतने बड़े नेता थे, हम तो उन्हीं के सारे पदचिन्हों पर चलकर तो पार्टी यहां तक पहुंची है। और असदुद्दीन ओवैसी की जैसे ही बात आई, ये इतने पता नहीं छुई मुई हो जाता है, मुस्लिमों का नाम आते ही ये सारी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ताओं की जबान ऐसी हो जाती है कि उसको छूना भी पसंद नहीं करते। वो अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, वो राष्ट्रवादी है। अरे किसने कहा राष्ट्रवादी नहीं है भैया? वो गजब बात हो गई। और आप कह रहे हो कि हमारे कहने पर लड़ने गए। आरजेडी को फोन किया तो था, उन्होंने मंचों पर खड़ा हो कर कहा था कि मुझे दे दो सीटें। अब आपने दी नहीं, आपका नहीं, नहीं, तो वो हमारे एजेंट हो गए। हमने नहीं कहा, आप टोपी की बात कर रहे थे, बाबरी के खिलाफ वाले और एक साथ वाले, वो साथ वाले हैं। नहीं शिवम भाई, आप टोपी की बात कर रहे थे तो टोपी वाली तस्वीर निकाल कर दिखाई थी। मैं तो कहता हूं अब आजकल के जमाने में एआई तस्वीरें कितनी हैं भगवान ही जाने, सत्यापित कौन करेगा भैया? और ये समाजवादी वालों को तो काम ही है फर्जी तस्वीरें बनाना, एडिटेड वीडियोस। और अरे ये काम गिरिराज सिंह का है सर, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में क्या पता है, बनवा लिया हो इन्होंने।
ये पर काम खैर, गिरिराज कोई सिंह का बात नहीं, है। मैं फिर से वही कह रहा हूँ, पर ये फिर भी मैं AI वही वाला कह रहा काम हूँ गिरिराज सिंह का है सर, हमारा भैया, नहीं है। ये AI की फोटो मुसलमानों गिरिराज सिंह नहीं, बनवाते हैं। ये मुस्लिमों के वोट के चक्कर में ऐसा ना हो कि दूसरे बाकी सारे समाज अच्छा साफ ही कर दें। ठीक है मैं 24 आदिल भाई घंटे जो ये 30 सेकंड और दे दीजिए, मैं आ इसके रहा अलावा कुछ है ही हूं। नहीं। एक टास्क आपको कैसे देता हूं, चलेगा? आपने बहुत जलेबी बनाई, एक बार और जलेबी बनाने का आपको टास्क देता हूं। मैं चाहता हूं आप सिर्फ ओवैसी पर बोले, यूपी में क्या उनको लेकर प्लानिंग है, गठबंधन होगा नहीं होगा, और जितनी देर आप बोलेंगे कोई बीच में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आप कितनी देर ओवैसी पर बोलते हैं। देखिए राकेश जी, ऑन अ सीरियस नोट, किससे गठबंधन होगा और किससे गठबंधन नहीं होगा ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा तलाक तलाक तलाक। ये लो सीधा जवाब आ गया आदिल हसन, आप गठबंधन की बात भी ना करिएगा, ट्रिपल तलाक दे रहे हैं यहीं पर। राकेश भाई, राकेश भाई बोलिए ना, मैं तो पूछ रहा हूं सवाल आपसे। राकेश साहब, अरे आप ही से पूछ रहा हूं। फराज किदवई कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाएगा एमआईएम से गठबंधन पर तो ट्रिपल तलाक है। बड़े भाई, अच्छा राकेश भाई, इनसे मैं क्या कहते हैं, कमलनाथ ने इनको क्या कहा था मध्य प्रदेश के लिए? बंगाल भी गए थे। अभी गोवंडी में आबू आजमी के जो विधानसभा में सब सीट हराए हैं बीएमसी में, रईस शेख इनका खिलाफ किया था। ये कर्नाटका चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश लड़े, बंगाल लड़े, अखिलेश यादव बिहार लड़ सकते हैं, दिल्ली लड़ सकते हैं, तो सब जायज है, राजस्थान लड़ सकते हैं, गुजरात लड़ सकते हैं, जायज। और हम चुनाव लड़े तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। और फराज किदवई से पूछिए कि अखिलेश यादव से लास्ट बार बात कब हुई थी, इनके पास गया कौन है? मुलायम सिंह ने बोला था नरेंद्र मोदी दोबारा आ जाए, देश का प्रधानमंत्री बने, पार्लियामेंट में मुलायम जी ने कहा था। उसके बाद अखिलेश पद्मश्री उनको मिला। मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिला दो तो इनको सफाई में नाच हो रहा था। डिंपल भाभी जीते, भतीजा जीते, चच्चा जीते, लेकिन मुसलमान जीते तो दिक्कत होता है। इनके पास जा रहा कौन? हम तो बात करेंगे तो अखिलेश जी से करेंगे ना, इनसे कौन? लास्ट टाइम अखिलेश जी का दर्शन कब हुआ था, इनसे पूछिए ना। ये उस जगह पर नहीं है जो ट्रिपल तलाक इस देश में बैन है, बोल दीजिए, केस हो जाएगा। यूपी पुलिस ऐसे ही खोज रही है। मुसलमानों के मुद्दे पर आफरीन का घर का बुलडोजर चलाया इलाहाबाद में, कुछ नहीं बोले ये। आप यति नरसिंगा इतना दिन जहरीला बात बोलता है, मेरे नबी के शान में बोलता है, इनके नहीं ठीक है समाजवादियों भाई, चलिए किसी मुद्दे पर तो आपको लगा कि ये ट्रिपल तलाक वाला कानून आपके लिए भी फायदेमंद है, जो आप फराज किदवई को डर दिखा रहे हैं। फराज भाई मत बोलिएगा ट्रिपल तलाक, गाड़ी से चल रहे केस वेस ना हो जाए कहीं। नहीं देखिए राकेश भाई, आदिल भाई जो बोल रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश मुझसे केस हो जाएगा, हर डेढ़ में। अरे सुनिए तो, अरे सर आदिल भाई सुनिए, नहीं इन्होंने राकेश भाई बोला कि ये मुझसे क्यों बात करेंगे। अरे भाई, पूछने वाले, अरे भाई, मेरा लीडर किसी के चौखट पे नहीं जाता है। इंदिरा गांधी जी दारुसलाम आई थी। अरे सुनिए सर, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई? डिबेट करिए, डिबेट को डिबेट की तरह लीजिए। याद रखिएगा। हाँ गई होंगी, मैं चौखट पे नहीं जाता है। अरे मैं कब मना कर रहा हूँ भैया? किसी के चौखट पे हम नहीं जाते हैं। तो मत आइएगा ना, मैं कब मना कर रहा हूँ? हम कब बोले आप मत आइए प्लीज? आप नरेंद्र मोदी ये आपके ऊपर है सर, बात करते हैं। हाँ वो दुनिया को पता है। अरे सर वो दुनिया को पता है। अमित शाह से आंख मिलाकर बात करने का कलेजा एमआईएम को है। देखिए इस देश की जनता जानती है, इस देश की जनता, आदिल भाई इस देश की जनता जानती है कि कौन किसके रहमो करम पर है, कौन किसके रहमो करम पर नहीं है। ये इस देश की जनता अच्छी तरह से समझती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि नहीं है, दारुसलाम आइए दिखा देते हैं यार राकेश भाई, ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है आदिल भाई प्लीज, अब चलिए हो गया। मुझे लगा कि शायद आप लोग एक दूसरे को सुनकर अपनी बात कहेंगे। अब रुक जाइए, अगले 1 मिनट फराज किदवई के। हाँ देखिए आदिल भाई ये बोल रहे हैं ना कि ये कौन होते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के पास जाएंगे। तो मैंने अपने शुरुआती उद्बोधन में ये बोल दिया था कि ये डिसीजन मैं नहीं ले सकता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी इस चीज का डिसीजन लेंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं जैसे ऑन अ पर्सनल लेवल, जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी जो धर्म की राजनीति करती है उसकी मुखालफत करते हैं, वैसे ही उन सारी पार्टियों की मुखालिफत करते हैं जो धर्म के नाम पर करती हैं। क्योंकि इनकी पार्टी के लास्ट में लिखा हुआ है मुस्लिमीन, यानी कि ये यूनिटी फॉर मुस्लिम्स की बात करते हैं। हम यूनिटी फॉर पिछड़ा, हम यूनिटी फॉर दलित, हम यूनिटी फॉर अल्पसंख्यक, हम तो पूरे सर्व समाज की बात करते हैं। ठीक, तो वही मैं इनसे बोल रहा हूं कि आप जो जिन्ना की आइडियोलॉजी थी, जो
जो आइडियोलॉजी थी हिंदू महासभा की, जिस आइडियोलॉजी की वजह से इस देश का बंटवारा हुआ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, अब उस आइडियोलॉजी को आप आज के हिंदुस्तान में मत ये बात लाइए। अच्छी लगती है फराज किदवई, कई बार आप बहुत डायरेक्ट बोल देते हैं। जिस सवाल का सीधा जवाब अखिलेश यादव नहीं दे पाए, उस सवाल का सीधा जवाब फराज किदवई कह दिए कि मुझसे पूछा जाए तो ट्रिपल तलाक। लेकिन एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि वंदे मातरम पर विपक्ष पर योगी ने हमला किया। आ रहा हूं, 30 सेकंड दे दीजिए। अपने थोड़ी देर पहले असेंबली में बोल रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने कहा हिंदुस्तान का खाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम का कांग्रेस सपा ने विरोध किया, विरोध करने वाले को कान पकड़कर बाहर निकालो, ये बात कही है सीएम योगी ने। जल्दी से बाइट सुना दीजिए। ऐसे कांग्रेस को भी टंके की चोट पे कहना चाहिए, और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हो। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। तो आप सोचिए कि एक और वोट बैंक की लड़ाई है और उसके लिए आपस में ही रस्साकशी चल रही है, और दूसरी ओर लाइन बहुत क्लियर है। आदिल, जो आप कह रहे थे वो कहिए, और एक लाइन क्लियर हो गई है वंदे मातरम को लेकर भी। पांडे जी, हमको सिर्फ हंसने के लिए बुलाया यहाँ पर। देखिए, नहीं, आ रहा हूं राकेश भाई, राकेश साहब, हम तो यही जानते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना हमने दिया, सारे जहां से अच्छा हमने दिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हमने दिए, हुब्बुल वतनी का फतवा हमने दिया, हम टीपू सुल्तान हमने दिया, फजले हक हैदराबादी हमने दिया, तिरंगा हमने दिया। हम आरएसएस की तरह तो थे नहीं कि 52 साल तिरंगा नहीं फैलाए। जो 3 आदमी तिरंगा फैलाने गया उस पर केस कर दिए। सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया, सरदार पटेल ने तिरंगा नहीं मानने के चलते आरएसएस पे बैन किया। हमारे बाप दादा का नाम इंडिया गेट पे लिखा हुआ है देश के जान देने के लिए। जब हम यानी हम मुसलमान, हम मतलब हम सबने दिया, सबने मिलकर दिया। मेरा नाम मेरी पहचान, हम मुसलमान, जब भी देश को जरूरत पड़ेगी सबने दिया भाई, जान देंगे। सबका खून है इस देश की मिट्टी में। योगी आदित्यनाथ जो सबने दिया, तो अकेले ठेकेदारी कोई ना करे। सर सबने दिया, अकेले ठेकेदारी मत करिए अश्विनी मिश्रा। अरे भाई, यही तो योगी आदित्यनाथ को नहीं पता है। पांडे जी, आदिल साहब बहुत बोल रही है, 10 सेकंड दे दीजिए, नहीं तो अश्विनी मिश्रा कहेंगे हंसा कर भेज दिया। आपको पता है पांडे जी, शायद हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास नहीं पढ़ा, क्योंकि कांग्रेस ने वंदे मातरम दिया था और आरएसएस जो थी उसमें अंग्रेजों से मिली हुई थी और वंदे मातरम का विरोध करते थे। खैर, उस पर नहीं जाते हैं, बात आते हैं जो विषय है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो राजनीति करते हैं वो हमारे जो सिद्धांत है उसमें हम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो राजनीति है उनको हटाना चाहते हैं, बट उन शर्तों पर नहीं, वो राजनीति करके नहीं जो भारतीय जनता पार्टी करती है। जो अरे मतलब यहाँ ओवैसी पर चर्चा चल रही है, बीजेपी पर जा रहे हैं। चलिए, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।